हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑपरेशनल रिस्क परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर आज हम लोग नया प्रोसेस देखने वाले हैं। तो बेसिकली अब आपको पता है कि हमें यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क में अलग अलग प्रोसेसेस और अलग अलग चीज़ें चेक करनी थी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि भाई जो हम प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं वो किस तरह से हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क क्या इन्वॉल्व रहेंगे हमारे प्रोसेसेस में, उसको चेक करने के लिए हम अलग अलग प्रोसेसेस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो इनके सब ग्रुप्स बनाएंगे हम। सब ग्रुप्स बनाने के बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या रिस्क यहाँ इन्वॉल्व हैं और कैसे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है ऑपरेशनल रिस्क ग्रुप और बिजनेस ग्रुप्स के बीच में। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव अप्रोच, जहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ऑपरेशनल रिस्क, एक पूरी मान लो ब्रांच है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको हम एक साथ लेकर एग्रीगेट कर लेंगे। सिमिलरली जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, अब बिजनेस ग्रुप्स में हम देखेंगे कि भाई सब्सिडीज के साथ क्या ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व है, जॉइंट वेंचर्स के साथ में क्या है, या फिर यहाँ पर सिंगल एंटिटी के साथ में क्या ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व रहेंगे, और सबको एग्रीगेट कर लिया जाएगा। ऑल्सो फिर हम क्या करेंगे कि स्कोर कार्ड बना लेंगे, और उस स्कोर कार्ड से हम देखेंगे कि भाई हम यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्वालिटी हमारी चल रही है। ठीक है, तो क्वालिटेटिवली हम एनालाइज कर पाते हैं हमारी ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल को। इसमें आपके पास में सेल्फ असेसमेंट इन्वॉल्व होता है बाय बिजनेस ग्रुप्स, नॉर्मलाइजेशन और कोलेशन आ जाता है बाय ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आती है बात क्वांटिटेटिव अप्रोच। जब हम कोई नया प्रोडक्ट या प्रोसेस निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्वांटिटेटिव असेसमेंट देखना है लॉन्च से पहले कि कितना रिस्क हमारा इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट आता है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस। तो मान लो किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है, ठीक है, तो अब मलेरिया एक दिन में तो नहीं सही होने वाली बीमारी। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर क्या करते हैं, उनसे बार बार पूछते हैं कि ओके, आप पहले तो अपना फीवर रिकॉर्ड करना कि कितना हाई होता है, कब लो रहता है, ठीक है, मेडिसिन के बाद में क्या यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, ऑल्सो अदर सिम्टम्स की बात होती है। एंड यहाँ पर देखा जाता है कि भाई अगर मान लो किसी का पेट खराब है, ठीक है, तो मान लो उनको वॉमिट हो रहा है, तो भाई वो कितना फ्रिक्वेंसी में हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रिपोर्टिंग की जाती है, जिसमें कि हम देखेंगे कि ऑपरेशनल रिस्क डेटा को हमें इंसिडेंट रिपोर्टिंग के थ्रू कलेक्ट करना है, और इस डेटा को हमें असेस करना है कि भाई हमारी जो ऑपरेशनल रिस्क इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना जल्दी जल्दी ये इवेंट्स हो रहे हैं, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी अकरेंस की क्या है, यहाँ पर ये इवेंट्स अक्कर होंगे इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों ही चीजें हमारी चेक की जाती हैं। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक की बात करते हैं। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक में क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल में कितना डिटोरिएशन हो रहा है, क्या हम अच्छे से रिस्क यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कितना लॉस हमें अलोंग विद दैट देखा जा रहा है। फिर एक फीडबैक मैकेनिज्म होगी ताकि हम टाइमली करेक्टिव एक्शंस ले पाए, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं कि भाई एक्सपोजर मैनेजमेंट हमारा कैसे होगा। तो जब हम यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हमें किसका मैनेजमेंट का ध्यान देना है, लार्ज एक्सपोजर्स का, जहाँ पर हमने बड़े लोन्स दे रखे हैं, हमारे लॉस का यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हाई हो जाता है, प्लस यहाँ पर लॉस होगा तो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ काफी हद तक अफेक्ट हो रही है। तो लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें स्पेसिफिक मॉडलिटीज बताते हैं कि ये चीजें तो हमें फॉलो करनी ही है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए ओआरएम फ्रेमवर्क की नीड्स का से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशनल रिस्क क्वांटिफिकेशन। तो ऑपरेशनल रिस्क जो है वो आपका एक नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है एस्टिमेट करनी। अब नेचुरल डिजास्टर कब होगा आप बता सकते हो, साइबर फ्रॉड कब हो जाएगा ये बता सकते हो, कब आपके एम्प्लॉयज यहाँ पर फॉल्ट कर सकते हैं, वो हमें कुछ हद तक जरूर समझ में आता है। कभी कभी यहाँ पर अनजाने में गलती हो जाती है। तो लिमिटेड हिस्टोरिकल लॉस डेटा होता है, प्लस लॉन्ग टर्म डेटा कलेक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब आती है बात बाजिल 2 और 3 के मेजरमेंट अप्रोचेस की। तो यहाँ पर हमारे पास में तीन बेसिक मेथड्स हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस टाइम ऑल्सो एग्जाम में यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, तो इसको रट लेना है। क्या करना है? इसको रट लेना है। सबसे पहले आता है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में आपको ये याद रखना है कि हमारा एवरेज पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम कितना है। क्या याद रखना है? एवरेज पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम कब? 3 साल में। अब 3 साल में हम ये देखेंगे कब कम हम प्रॉफिट में रहे, ठीक है। अगर किसी साल में लॉस हुआ तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, किसी साल में हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब हम प्रॉफिट में है तभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमने प्रॉफिट निकाला। मान लो मैं तीनों ही साल में प्रॉफिट में थी, प्रॉफिट 1, 2 और 3। तो पहले मैंने क्या किया करना है? इसका एवरेज निकालना है। निकाल लिया एवरेज। एवरेज निकालने के बाद में इसको अल्फा से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और अल्फा का वैल्यू कितना रखेंगे हम? 15%। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है या जो इनकम है ये क्या है? तो आपको पता है बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम रिसीव करती है, और नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है। क्या होता है? इंटरेस्ट आपने कितना रिसीव किया माइनस कितना पे करना है या फिर पे किया। और नॉन इंटरेस्ट इनकम क्या हो गई? जो इनकम आपको कमीशन से या फिर जो आप सर्विस चार्जेस काउंट करते हो, राइट, इनसे जो इनकम आपको हो रही है। तो इनको हमें क्या करना है? दोनों ही तरह की इनकम को ऐड कर देना है। कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स यहाँ पर हमारे रहेंगे। तो ये अब आपके कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आप यहाँ पर मेरे से कोई भी कोर्स परचेज नहीं कर रहे हो और आपने कहीं भी नहीं किया है, तो बस एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो, तो नेट प्रॉफिट क्या है? प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट यहाँ पर आपका एचटीएम पर कितना था उसको माइनस करेंगे। एचटीएम क्या था? हेल्ड टिल मैच्योरिटी, है ना। माइनस इरेगुलर या फिर नॉन बैंकिंग इनकम। तो कोई ऐसी इनकम हो गई, मान लो हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी थी 3 महीने के लिए रेंट पर दे दी क्योंकि वो खाली थी, तो वो हमारे कोर ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं है, उसको हम लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था इरेगुलर नॉन बैंकिंग इनकम का, और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज जो आपने बना के रखी थी, और जो आपके एक्सपेंसेस हुए, राइट, तो यहाँ पर इन सबको आपको लेना है, और प्रॉफिट ऑन एचटीएम एंड इरेगुलर नॉन बैंकिंग इनकम को माइनस करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड किया, एक्सपेंडिचर्स जो आपके शेड्यूल 16 में हुए हैं उनको ऐड किया, और प्रॉफिट ऑन एचटीएम या फिर इरेगुलर नॉन बैंकिंग इनकम माइनस कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था? नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम, नॉन नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस यहाँ पर आपका एक्सक्लूडेड आइटम, सॉरी माइनस एक्सक्लूडेड आइटम्स। ओके, तो इंश्योरेंस इनकम भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई हमारा लॉस हुआ था जिसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला, तो वो भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इरेगुलर नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी कैलकुलेट नहीं होते। जब हमने हमारा मॉड्यूल बी स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था बैंक के कोर बिजनेस ऑपरेशंस को हम 18 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। आपने बोला था हाँ, मैंने बोला था इसको याद कर लेना, आपने बोला था ठीक है याद कर लेंगे। अब ये सॉरी 8 हो, तो यहाँ पर आपने इनको याद किया या नहीं किया? आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो अब याद कर लेना। अब ये 8 बिजनेस लाइंस क्या होती हैं? देखो, कुछ बैंक्स यहाँ पर रिटेल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ में, कुछ मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ ट्रेडिंग और सेल्स करते हैं। तो इसी तरीके से 8 बिजनेस लाइंस बनाई। अच्छा, ग्रॉस इनकम वाला जो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच था उसमें हमने एक अल्फा लिया था जो 15% था। यहाँ पर हम बीटा लेते हैं अल्फा की जगह, और ये ना वेरिएबल होता है। कैसे? यहाँ पर हर बिजनेस लाइन के लिए एक अलग बीटा होगा। तो जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 18% है, ट्रेडिंग एंड सेल्स के लिए भी 18% है, रिटेल बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग यहाँ पर 12 और 15% है, पेमेंट एंड सेटलमेंट में भी 18% है, एसेट मैनेजमेंट, रिटेल ब्रोकरेज, रिटेल बैंकिंग, इन तीनों के लिए आपका 12% है, एजेंसी सर्विस और यहाँ पर आपकी कमर्शियल बैंकिंग के लिए 15%, राइट। तो यहाँ पर इस बीटा को आपको याद रख लेना है, यू हैव टू लर्न इट, ओके, रिमेम्बर इसको कर लेना। वैसे तो एग्जाम में दे भी देते हैं, बट नहीं दे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आईवीएफ का मूड कैसा है। कैपिटल चार्ज की बात करें तो ग्रॉस इनकम इनटू बीटा फैक्टर, तो हमने वही करना है, जीआई हमने निकालना सीख लिया था, इनटू हमारा जो भी बीटा फैक्टर है। मान लो यहाँ पर हमारे पास में कमर्शियल बैंकिंग है, तो 15% का बीटा हो गया, 15% के बीटा से हमें हमारी ग्रॉस इनकम मल्टीप्लाई करनी है। ओके,
एवरेज बीटा हमारा यहाँ पर 15% लेकर चलते हैं हम हमारी टोटल स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच और बेसिक इंडिकेटर अप्रोच लेवल तक। ओके, अब यहाँ पर जब हमारी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच अडॉप्शन की बात आ रही है, तो आरबीआई ने बोला कि 1 अप्रैल 2010 से आपको इसको यूज करना है। तो जितनी भी हमारी 8 बिजनेस लाइंस हैं, इनको टीएसए अप्रोच फॉलो करनी थी। और अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो बीआईए से टीएसए की तरफ हो, तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना है। आरबीआई बोल रहा है अच्छी बात है आप करो, लेकिन आपको हमसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अपना ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए बीआईए की जगह टीएसए अप्रोच में आ जाओगे। फाइन, अब आती है बात एक और अप्रोच की, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। यहाँ पर बैंक इंटरनली देखता है कि मेरे पास कितना रिस्क है, ठीक है, तो अपनी खुद के मॉडल्स यूज करेगा। तो ये आपका जो आपने बेसिकली इनका पूरा नंबर आएगा, उसमें एक सुपरवाइजरी अप्रूवल होगा जो मॉडल्स, मेथड्स, प्रोसेस ये यूज करेंगे। अच्छा, ये लार्ज बैंक जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये बड़े बैंक हैं, तो यहाँ पर ये इनके लिए सूटेबल है क्योंकि कॉस्ट काफी हाई है और ऑटोमेशन की जरूरत है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इंटरनल लॉस डेटा, फिर हमें एक्सटर्नल लॉस डेटा चाहिए होगा, फिर हम सिनेरियो एनालिसिस, जो मैंने वो वीडियो गेम का एग्जांपल दिया था ना कि अलग अलग इमेजिनरी सिनेरियोस देखेंगे कि हमें क्या लॉस हो सकता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल फैक्टर्स, इन चारों का हमें इनपुट चाहिए होता है। अब कुछ कंडीशंस हैं जब हम एएमए की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। हम बीआईए गए, बीआईए से हमने टीएसए फॉलो किया होगा, टीएसए से हम आए होंगे एएमए की तरफ, या फिर हम बीआईए से एएमए आए। तो यहाँ पर रिस्क मेजरमेंट जो है वो हमें इंटीग्रेट करना है डेली मैनेजमेंट में। एवरी डे यू हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच रिस्क यू आर फेसिंग। देन रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो ये आपका 20% ऑफ एक्सपोजर है। तो मान लो यहाँ पर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, अब अगर आपको यहाँ मान लो लॉस होना था 100 करोड़ का, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो आपको ये अमाउंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप अपने लॉस डेटा में इसको 20 करोड़ रुपए तक ही रखोगे। ओके, पीरियोडिक रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क मेजरमेंट है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए हमें ऑडिटिंग्स करनी पड़ेंगी, और वो ऑडिट हमारे लिए कौन कर कर देगा? हमारा पीरियोडिक रिव्यू हम खुद कर कर यहाँ पर डेटा निकालेंगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पर्टिकुलर लाइन से काफी अच्छे क्वेश्चंस इस बार बने हैं। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लॉस डेटा है, जब आप एएमए की तरफ आए तो 5 साल का तो लॉस डेटा आपके पास कम से कम होना ही चाहिए। ऑल्सो समय के साथ आपको 7 साल का लॉस डेटा अपने साथ रखना होगा। दिस इज कंपल्शन, यू हैव टू फॉलो दिस। नेक्स्ट आता है जेनरिक मेजरमेंट अप्रोच। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्वांटिफाई करेंगे हमारे ऑपरेशनल रिस्क को। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऑपरेशनल रिस्क है और कितना कितना है। अपने रिस्क को हम प्रायोरिटाइज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या कंसंट्रेशंस या हॉट स्पॉट्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखना है कि अच्छा कौन सा रिस्क हमारे लिए ज्यादा लॉस ला सकता है, उसको प्रायोरिटी दी। फिर यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये रिस्क ज्यादा कंसंट्रेटेड है। इसके बाद में हम बैंक की अपनी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे और रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान भी तैयार करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमें ऑडिटिंग करनी है। रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? अगेन मैंने जैसे बोला था, इस पर बनती है केस स्टडी। अब आधे लोग बोलते हैं केस स्टडी करा दीजिए, केस स्टडी करा दीजिए। आप याद कर लोगे, अपने आप केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। कैसे है यहाँ पर? तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस देखो कि भाई पर्टिकुलर इवेंट होने के कितने चांसेस है। तो अगर यहाँ पर पॉइंट स्केल में ये 1 आया, इसका मतलब है हार्डली कोई चांस है ऐसा। अगर 2 आया तो काफी मतलब थोड़ा सा हाई है, मीडियम आया तो उससे भी थोड़ा हाई हो गया, हाई में तो काफी ज्यादा हाई है, और वेरी हाई में मतलब काफी ज्यादा जल्दी जल्दी ये इवेंट हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से 5 पॉइंट का हमारा क्या आया, स्केल बनकर आया। अब ये हमने कैसे निकाला? हिस्टोरिकल फ्रीक्वेंसी और प्रोजेक्टेड लाइक्लीहुड हम देखा कि पुराने लास्ट के टाइम्स में कैसा यहाँ पर सीन रहा है, किस तरह के ऐसे इवेंट्स हुए हैं, और उसके बाद में अकॉर्डिंगली हमने इस चीज को समझा होगा। नेक्स्ट आता है, अब हमें क्या देखना है
पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो हमें देखना है कि जो पास्ट और पोटेंशियल फ्यूचर इवेंट्स हैं वो कितने सीवियर हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कोई इवेंट बार बार हो रहा है लेकिन ज्यादा लॉस नहीं दे रहा, लेकिन वो इवेंट्स जो हमें बहुत भयंकर लॉस दे रहे हैं मतलब वो ज्यादा सीवियर है, तो हमें यहाँ पर उन्हें देखना है अपने 5 पॉइंट स्केल को यूज कर कर। इसके बाद में हमें एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स निकालना है, जहां पर हम हिस्टोरिकल इफेक्टिवनेस और प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट देखेंगे कि भाई हमने यहाँ पर जो कंट्रोल्स यूज किए वो कितने यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो यहाँ हम एक फ्रैक्शन लेंगे टोटल कंट्रोल का, दैट इज 100%। अब इसी फॉर्मूले पर आया था आपका न्यूमेरिकल, और यहाँ पर ना जब न्यूमेरिकल आया तो कोई भी ऑप्शंस एग्जाम में आपको नहीं दिए गए थे, आपको डायरेक्टली डेटा एंटर करना था। बट यहाँ पर अब आप नहीं सॉरी ऑप्शंस आपको दिए गए थे, बट उन ऑप्शंस में ना कुछ गड़बड़ था। तो जिन लोगों ने निकाला था उनका यही कहना था कि फॉर्मूला हमने करेक्ट लगाया बट आंसर गलत आ रहा था, तो थोड़ा सा देख लेना। एस्टिमेटेड ऑपरेशनल रिस्क लेवल यहाँ पर है आपका किसके बराबर होगा, जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस वाला स्केल था। ठीक है, मान लो कोई इवेंट आपका यहाँ पर मीडियम लेवल पर है तो 3 लिखोगे आप, और उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि भाई उसका इम्पैक्ट कितना है इनटू 1 माइनस आपका कितना कंट्रोल इफेक्टिव है। तो मान लो मेरा कंट्रोल जो है वो 75% इफेक्टिव है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी 0.75, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 हमारा आंसर आएगा। इनटू इम्पैक्ट हम देख लेंगे कि हमारे पास में कितना इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट के लिए भी हम क्या कर रहे थे अपना 5 पॉइंट स्केल यूज कर रहे थे। तो मान लो इम्पैक्ट यहाँ पर दो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है होने की वो कम है, बट हमारे पास इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 5 ले लिया इंटू 0.25, तो हमें ऑपरेशनल रिस्क लेवल पता चल जाएगी। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी दे रखी है दो आपकी, कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो 2 है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट 4 है और कंट्रोल इफेक्टिवनेस 50% है। क्या करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इनटू इम्पैक्ट इनटू 1 माइनस कंट्रोल इफेक्टिवनेस, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 0.50, है ना। तो यहाँ से आप इसको निकाल लोगे, क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा बेसिकली 4। ठीक है, चलो अब आते हैं ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेशन में। तो मिटिगेशन क्या है कि हमें एलिमिनेट करना है, हमें क्या करना है एलिमिनेट करना है हमारे रिस्क को। अब एलिमिनेट अगर मुझे किसी रिस्क को करना है तो वहां पर क्या होगा, एलिमिनेट करने के अलावा मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि या तो फिर मैं इसे कंट्रोल कर लूं, जो लॉसेस हुए हैं उन्हें कवर कर लूं, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी। तो मिटिगेशन में आपके क्या होगा, क्वालिटी देखी जाएगी ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क जो हमने अडॉप्ट किया है वो कैसा है, और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर में क्या देखोगे आप, इंश्योरेंस कवर में आप देखोगे कि आप मिटिगेशन जो है सर्टेन रिस्क का वो प्रोवाइड कर रहे हो। इंश्योरेंस में यही तो होता है, मुझे डर था कि आग लग जाएगी मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया, तो अगर यहाँ पर लॉस हुआ भी तो काफी हद तक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मेरा लॉस कवर कर लेगी। कैपिटल अलाउंसेस जो हमें मिलते हैं, ठीक है, अब उसको हम यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन के साथ रख रहे थे। एएमए अप्रोच में क्या था कि रिस्क मिटिगेशन जैसा कि हमारे इंश्योरेंस है वहां पर हम उनकी वैल्यू 20% ऑफ हमारा एक्सपोजर ही रख सकते हैं। फिर आता है एएमए अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे, तो जो रिस्क मिटिगेटिंग इफेक्ट है इंश्योरेंस का वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। बेसिकली हमने क्या देखा कि हम जो ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क यूज करे थे उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ या नहीं हुआ, फिर इंश्योरेंस कवर हमने यूज किया है या नहीं किया, एंड रिकॉग्निशन जो हमने देखा था इंश्योरेंस कवर का वो 20% था हमारे टोटल ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के, हमारे एक्सपोजर के, है ना। फिर यहाँ पर हमें प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस को फॉलो करना था। फ्यूचर में क्या चेंजेस हैं यहाँ पर, तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो इसकी कॉस्ट तो काफी हाई है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो ऐसे में बीसीबीएस चाह रहा है कि आप स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच की तरफ चले जाओ। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड है, फैक्टर्स और पैरामीटर्स जिसमें कि हमें एएमए को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने बताया था इंटरनल लॉस डेटा चाहिए, एक्सटर्नल लॉस डेटा चाहिए, सिनेरियो एनालिसिस करनी थी और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनल फैक्टर्स देखने थे, राइट।
तो इंटरनल लॉस डेटा में प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक हमारा एएमए के लिए देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारी कैपिटल को लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच के थ्रू। तो यहाँ हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन हमें कैसे करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरनल लॉस डेटा की जरूरत है एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है हमारी कैपिटल, और कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच यूज करनी होगी। तो ऐसे में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और स्टोर करेंगे हमारे सभी हिस्टोरिकल लॉस डेटा को, ठीक है। इसके बाद में इसको हम 8x7 की मैट्रिक्स में रखेंगे। अब हमने देखा था कि हमें 7 साल का कम से कम डेटा अपने पास रखना है, राइट। और आज हमारे पास बिजनेस लाइंस हैं, तो यहाँ पर आपकी बिजनेस लाइंस बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। फिर यहाँ पर 1 साल का डेटा, 2 साल का, 3 4 5, इनिशियली 5 रखना है, और फिर ओवर द टाइम इसको 7 साल के लिए हमें बचा कर रखना होगा। तो इस तरीके की एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें हमारा सारा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस हम संभाल कर रखेंगे। चैलेंज क्या है, अब डेटा कलेक्शन हमें अलग अलग ब्रांचेस से करना है, ऑल्सो ऑन डेली बेसिस पर करना है, तभी तो ये इतना कॉस्टली है। नेक्स्ट आ जाओ। तो ये हो गया हमारा इंटरनल लॉस डेटा। क्या हो गया, ये हमारा इंटरनल लॉस डेटा। एक्सटर्नल लॉस डेटा की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल डेटा या फिर हमारी जो कैपिटल कैलकुलेशन है वो हमें करनी है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें स्केलिंग मेथोडोलॉजी यूज करनी है। हमें साइज और नेचर देखना है कि भाई हमारे बैंक का साइज क्या है और किस तरह की यहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हाई सीवियरिटी इवेंट्स जो हैं वो हमारे देखे जाएंगे कि जब हमारे पास इंटरनल डेटा थोड़ा कम है तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो हाईली सीवियर है। जैसे कि मान लो अगर आप पहाड़ों पर काम कर रहे हो तो लैंडस्लाइड होने का खतरा है वहां पर, तो ब्रांच काफी टाइम के लिए बंद हो जाएगी। जो नए बैंक या नए बिजनेस लाइंस खुल रहे हैं उनको कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी वो भी हमें पता चलता है। तो एक्सटर्नल लॉस डेटा के लिए यहाँ पर एक आपके पास बॉडी है कॉर्डेक्स इंडिया। 2010 में ये बनी थी 14 इंडियन बैंक्स के थ्रू। यहाँ पर एक्सटर्नल लॉस डेटा अपने मेंबर्स के लिए कलेक्ट कर लेकर आती है और यहाँ पर हेल्प करती है कि किस तरीके से एएमए माइग्रेशन प्रोसेस किया जाएगा और उसे जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी लेंगे और एक्सटर्नल डेटा भी लेंगे। तो यहाँ पर हम हाई सीवियरिटी इवेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो वैलिडेशन यहाँ पर हमें बेसिकली कैसे चाहिए होगा, अगेंस्ट एक्चुअल लॉस एक्सपीरियंस, कि भाई सच में हमें इतना लॉस हो सकता था या फिर हुआ है जैसा कि हमारे सिनेरियो में बोला गया। बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल फैक्टर्स को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है ताकि फॉरवर्ड लुकिंग असेसमेंट कर पाए। अब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल फैक्टर्स पर। तो ये 4 हमारे जो एएमए पैरामीटर्स हैं उनमें से एक है, जैसा हमने देखा कौन कौन से हैं, इंटरनल लॉस डेटा, एक्सटर्नल लॉस डेटा, सिनेरियो एनालिसिस एंड बीईआईएफ। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है इसको ओआरएम फ्रेमवर्क में। तो हम क्या करेंगे, डेवलप और मॉनिटर करेंगे ऐसे टूल्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल फैक्टर्स पर एक नजर रखें। फिर जो सिग्निफिकेंट रिस्क हैं वो हम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे और एग्रीगेट करेंगे। अब 2 की कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट होगी हमारे रिस्क की वर्सेस क्या कंट्रोल्स हमारे पास हैं। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी भी साथ में मेजर करते हुए चलेंगे हमारे इवेंट्स की। फिर गैप्स देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर गैप्स हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट हमें रिस्क प्रोफाइल जनरेट करनी है डिपार्टमेंट्स या फिर यूनिट्स के लिए। तो हमने क्या हमने सबसे पहले तो समझा कि ठीक है बीआईसीएफ फैक्टर्स जो हैं इनको हमें देखना होगा, तो इनके लिए टूल्स लेकर आए। टूल्स जैसे ही हमने बनाए उसके बाद में हमने जो इम्पोर्टेंट रिस्क थे जो ज्यादा लॉस दे सकते थे उन सभी के ऊपर यहाँ पर नजर बनानी शुरू की, मॉनिटरिंग करनी शुरू की और उनको एग्रीगेट कर उनका नंबर लेना शुरू किया। फिर हमने 2 की कंपोनेंट्स रखे जिसमें कि पहला आता है रिस्क और हम यहाँ पर सेल्फ असेस कर रहे हैं खुद के कंट्रोल्स को। तो इंटरनल असेसमेंट रहेगी कि कितना रिस्क है और कैसे कंट्रोल्स हैं। फिर फ्रीक्वेंसी कैसी है इवेंट्स की और कितने सीवियर हैं, क्या क्या गैप्स आ रही हैं जब हम यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं या फिर हमारी कोई गड़बड़ हो रही है।
रिस्क प्रोफाइल्स यहाँ पर अकॉर्डिंगली जनरेट की जाएगी। पहला तो ये फैक्टर था। दूसरा क्या है कि रिस्क इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि पोटेंशियल रिस्क हमें सिग्नल कर रहे हैं। तो इनएडिक्वेट स्टाफ हो सकता है हमारे पास, सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज बढ़ती जा रही हैं, वो एंट्रीज जहां पर हम डेबिट या क्रेडिट को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, एक्सेसिव कस्टमर कंप्लेंट्स देखने के लिए मिल रही हैं, साथ में इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में हमें सभी रिस्क अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने हैं। तो लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशनल रिस्क, इन सभी को हमें मैनेज करना होगा। फिर हमें अपना कंबाइंड रिस्क इम्पैक्ट देखना है हमारे रिवेन्यूज पर। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कंबाइंड वे में हमारे पास में यहाँ पर कितना रिस्क है हमारे रिवेन्यूज में। ओके, फिर डाइवर्सिफिकेशन का क्या इफेक्ट आया। अब ऐसा तो है नहीं ना, मान लो यहाँ पर आपके पास में मार्केट रिस्क आया, मार्केट रिस्क के साथ में क्रेडिट रिस्क भी तो आ सकता है साथ में। तो बेसिकली हमें डाइवर्सिफिकेशन को समझना होगा और ये भी देखना है कि रिस्क कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही हैं ताकि टोटल रिस्क को हम रिड्यूस कर पाए। जैसे इंटरेस्ट रेट्स अगर आपके कम या ज्यादा हो रहे, मान लो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो आपके बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, तो हाई चांसेस है कि जो यहाँ पर आपके बोरोवर्स हैं वो भी डिफॉल्ट करें। तो यहाँ से और यहाँ से जो रिस्क डेटा हमने निकाला वो कोरिलेट करेंगे तो टोटल रिस्क यहाँ पर दोनों का मिलाकर हमें सेम होगा। ठीक है, तो टोटल रिस्क हमारा रिड्यूस हो गया। अच्छा, टोटल रिस्क यहाँ पर सम नहीं होगा इंडिविजुअल रिस्क का। जैसा मैंने बताया कि अब यहाँ पर इससे होने वाला रिस्क और इससे होने वाला जो हमारा लॉस है वो सेम भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में। तो ऐसे में टोटल रिस्क हमारा सिंपल सम नहीं आएगा इंडिविजुअल रिस्क का। एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हमें रखनी होगी अक्रॉस रिस्क टाइप्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात हो रही है रिस्क एडजस्टेड कैपिटल की। तो हायर रिस्क और यहाँ पर जितना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा उतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी। तो हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल की कोशिश करते हैं, जहां हम क्या कर रहे थे, रिस्क फ्री रेट देख रहे थे हमारा कितना है, रिस्क फ्री रिटर्न्स। फिर हम यहाँ पर एक बीटा फैक्टर लेकर चल रहे थे। बीटा फैक्टर क्या था, जो हमारा रिस्क फैक्टर था, और यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न्स में से रिस्क प्रीमियम को माइनस कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल आएगा। गोल क्या है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का, कि सरप्लस जनरेशन जो है उसको हम बैलेंस करें हमारे ऑप्टिमल कैपिटल यूसेज से। हम जो कैपिटल यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर यूज करें। हमारी जो एग्रीगेट रिस्क लेवल्स हैं उन्हें अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना है ताकि एफिशिएंट वे में कैपिटल को यूटिलाइज कर पाएं। अब कुछ नेसेसिटीज हैं हमारे इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट की। सबसे पहले आता है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सभी साइजेस के, उनकी सक्सेस और सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दूसरा, इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेसेस के लिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है, तो उनको इंटीग्रेट करता है। जैसे कि स्टैंडर्ड रिस्क टर्मिनोलॉजी हम लेकर चलेंगे, कॉमन मैट्रिक्स लेकर चलेंगे, रिपोर्टिंग हमारी यूनिफाइड रहेगी, और ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न डिसीजंस हम ले पाए कि कितना रिस्क लें और कितने यहाँ पर रिटर्न्स रहें। सस्टेनेबल रिटर्न्स होने चाहिए और यहाँ पर कंट्रोल रिस्क होना चाहिए। तो यहाँ पर सुपरविजन जो है वो हमारे सेंट्रलाइज हो जाता है रिस्क एक्सपोजर के लिए। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है कुछ रिस्क, कुछ हमारी लिमिट्स यहाँ पर काम आ जाती हैं, और कुछ रिस्क हम ट्रांसफर कर देते हैं जैसे कि इंश्योरेंस के थ्रू या फिर हमारे डेरिवेटिव्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशंस दी जाती हैं और मेथड्स दिए जाते हैं जिससे हम रिस्क को आइडेंटिफाई, मेजर और मैनेज करेंगे। तो हमें कोरिलेशन देखना है, डिपेंडेंसी देखनी है, और जो रिस्क हैं यहाँ पर उनको ऑफसेट करना होगा। ओके, इसके अलावा हम जो हमारा अपसाइड पोटेंशियल है रिस्क का, ठीक है, यानी कि जो हमें प्रॉफिट्स मिल सकते हैं उस पर भी कैपिटलाइज कर लेंगे। अगर हमें प्रोसेसेस अच्छे से पता है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट भी बना सकते हैं। फिर आती है बात बेनिफिट्स क्या रहेंगे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क एस्पेक्ट्स जो हैं उनके साथ हम अलाइन करेंगे विद डेली ऑपरेशंस। अपनी ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करेंगे इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स के लिए। हमारा जो रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ है उनको भी हम इम्प्रूव करेंगे।
जो डाउन साइड रिस्क पोटेंशियल है उसे कंट्रोल किया जाएगा। ओके, तो इतना सब कुछ हमें यहाँ पर करना है ताकि हम यहाँ पर बेसिकली हमें ये जो बेनिफिट्स हैं ये मिल पाएंगे अगर हम इंटरनल रिस्क को अच्छे से मैनेज करें। चैलेंजेस क्या है? रियल टाइम कंसर्न। सबसे पहले तो हमें जब मेजर करना पड़ेगा रिस्क को कंट्रोल करने से पहले, ठीक है। फिर इसके बाद में रिस्क की आइडेंटिफी, ये देखो ये वैसा हो गया कि जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं पहले टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अब वो टेस्ट में हमें डर लग रहा होता है कि रिपोर्ट पता नहीं कितना लेट आएगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट आ रही है ताकि ट्रीटमेंट शुरू हो। तो ये वही वाली लाइन हो गई। मैकेनाइजेशन जो है वो हमारे रिस्क आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा जल्दी कर देती है और रिस्पॉन्स को। तो हमें यहाँ पर एंटरप्राइज वाइड स्टैंडर्ड डेटा डेफिनेशंस यूज करनी है। हमारी यहाँ पर रिपोर्टिंग जो होगी टाइमली डिसीजन मेकिंग के लिए वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। हमें कंप्लायंस यहाँ पर करने हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस, जिसमें कि पूरे रिस्क की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, कंट्रोल हमारा अच्छा होना चाहिए और रिपोर्टिंग भी। साथ में यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट रेटिंग्स हैं वो भी आरबीआई हो सकता है या फिर बीसीबीएस प्लान करे लेकर आने के लिए, ताकि बैंक यहाँ पर जो बैंक अच्छे से रिस्क मैनेज कर रहे हैं उसको बेटर रेटिंग दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं रेप्यूटेशन भी बढ़ती है और बैंक्स में एक यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन शुरू होगा। रेगुलेटरी पुश एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन बिजनेस जो है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं बिजनेस ड्राइवर्स। क्यों? क्योंकि अब बिजनेसेस प्रॉफिट्स बनाने के लिए तो आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियल टाइम बिजनेस इवोल्यूशन, साथ में भाई हमें देखना है कि ग्लोबल मार्केट प्लेसेस जो है वहां पर हमारा एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, बिजनेस कैसे कंटिन्यू रखें, ऑपरेशंस हमारे कितने रिलायबल हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है उसका भी ध्यान रखना है। और लिमिटिंग अर्निंग वोलेटिलिटी, की भाई अर्निंग जो है हमारी वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो नेचर में और हमारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू बूस्ट हो। कल्चरल इश्यूज, यहाँ पर अब आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्लोड यूनिट्स या फिर लीगेसी सिस्टम्स जो हैं वो डेटा शेयरिंग को हिंडर करते हैं। लॉस इवेंट्स यहाँ पर मॉनिटर तो हो जाते हैं लेकिन हम उनको सेंट्रल लॉस डेटाबेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। स्क्रूटनी का बहुत ज्यादा डर रहता है लोगों में, बैंक्स में, तो वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। डेटा यहाँ पर कंसिस्टेंटली कैप्चर नहीं किया जाता या पूरी डिटेल्स नहीं दी जाती हैं। कंपोनेंट जो हैं आईआरएम के वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो सिलोज में यहाँ पर डुप्लीकेटेड है बिना किसी इंटीग्रेशन के। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं? प्रैक्टिकल बेनिफिट्स यहाँ पर आपके लिए रहेंगे कि सबसे पहले तो हमारा जो कैपिटल रिजर्व है वो ज्यादा एक्यूरेटली हमारे लिए यहाँ पर हमारे एक्चुअल रिस्क एक्सपोजर के साथ में कनेक्ट करेगा। फिर हम अच्छे से हमारे रिस्क को एग्रीगेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस लाइंस। अब हमें क्या करना है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल देखना है। तो हमारी नेट इनकम कितनी है? नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम अपॉन इकोनॉमिक कैपिटल। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर की तरह ये काम करेगा। अगर हमारा आरएआरओसी जो है, जो हमें यहाँ पर रिटर्न्स मिल रहे हैं और जो कैपिटल हमने अरेंज किया उसमें जो हमारी कॉस्ट लगी, जैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या फिर लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना है, वो हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो अगर हमारी कम है तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। अगर मैंने किसी से 10,000 रुपीज बोरो करे और यहाँ पर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो 11,000 रुपए टोटल मेरे पास क्या आया? यहाँ पर लोन आ गया। अब इसमें मुझे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अगर केवल 6,000 रुपीज के मिले तो फिर क्या ये बिजनेस मुझे रन करना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 6,000 रुपए मेरे टोटल गए कैपिटल अरेंज करने में और पूरा कैपिटल, और यहाँ पर 11,000 रुपए अर्न किए, तो करना चाहिए। तो ये वाली बात बस यही है। एप्लीकेशंस की बात करें तो प्राइसिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क को कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। आईआरएम अप्रोच में हम देखेंगे कि हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको एक कोर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की तरह हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर चीफ रिस्क ऑफिसर को अपॉइंट करना है एज पर आरबीआई अप्रैल 2017 गाइडलाइंस। फिर सीआरओ का रोल जो है वो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिफाइंड होना चाहिए। जितने भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, अलग अलग ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट होते हैं और सीआरओ इनको कंट्रोल भी करेगा।
ये डायरेक्टली एमडी और सीईओ को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। साथ में क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं क्रेडिट सैंक्शनिंग से। ठीक है, हमने देखा था क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है और जो लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट सैंक्शनिंग डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेसेस। तो कॉमन एंटरप्राइज वाइड स्टेप्स यहाँ पर देखी जाएंगी कि किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, कंट्रोल करना है और फाइनेंस करना है। सिस्टम्स की बात करें तो आईटी सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पर ईआरएम फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करते हैं, रिस्क इंटीग्रेशन होता है हमारा अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर वाया रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एक एपेक्स बॉडी बनते हैं सभी रिस्क के लिए। रिस्क हमारे हॉलिस्टिकली मैनेज होते हैं, ना कि हमारे सिलोज में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इनको एक अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर कर तब रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की बात करें तो टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया, सीनियर डायरेक्टर्स यहाँ पर जो हमारी आरएमसी होती है उन्होंने इस पॉलिसी को बनाया, फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट कराया गया। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है और हमारी जो स्ट्रेटेजी है और रिस्क एपेटाइट है उसको हम यहाँ पर उसके साथ अलाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड रिस्क लिमिट्स। इंटीग्रेटेड रिस्क लिमिट्स में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से रिस्क एपेटाइट को हम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सपोजर्स हमारे कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं एक्सेप्टेबल लेवल्स में, और कॉमन रिस्क लैंग्वेज एंड क्वांटिफिकेशन मेथड्स हमारे क्या रहेंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड रिस्क की रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट व्यू देखा जाता है। क्रेडिट रिस्क हम यहाँ पर ट्रेजरी और क्रेडिट डिपार्टमेंट्स को बताएंगे। ठीक है, लिमिट्स यहाँ पर कंबाइंड होनी चाहिए। बैंक वाइड रिस्क रिपोर्ट जो है वो हमारे सोर्सेस को क्वांटिफाई करेंगे और एस्टिमेट करेंगे टोटल मार्केट एक्सपोजर कितना है। इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि बाज़ेल 3 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी पोटेंशियली, इंटरनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स हमारे अच्छे हो जाएंगे, उनके साथ कंप्लायंस हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिस्क इंटीग्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एंड इसके साथ में जो हमारी यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं टर्मिनल क्वेश्चंस पर। टर्मिनल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि जो ऑपरेशनल रिस्क है वो कहाँ से अराइज होगा। तो सबसे पहले हमारे अगर इंटरनल प्रोसेसेस अच्छे नहीं हैं, पीपल एंड सिस्टम से, एक्सटर्नल इवेंट से, डिफॉल्ट जो है वो आपके नहीं होते। क्यों? उससे डिफॉल्ट से क्रेडिट रिस्क आता है, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन से मार्केट रिस्क आता है। तो ये दोनों नहीं होंगे, बाकी तीन रहेंगे ए, बी एंड सी। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनल कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एंड कैपिटल स्टैंडर्ड्स रिकमेंड फॉर ऑपरेशनल रिस्क। तो कॉस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन होगी, इफेक्ट बेस्ड या फिर इवेंट बेस्ड। तो हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हमें ऑपरेशनल रिस्क देखना है तो मेजरली हम अपना इवेंट बेस्ड लिखते हैं, और हमने अपना बीआईए एएमए में भी हमारे रिस्क भी देखे थे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इनके अक्कर होने की। इंटीग्रेटेड रिस्क फ्रेमवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं? कैपिटल और रिजर्व्स को हम ज्यादा इफेक्टिवली यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं कि कितना एक्चुअल लेवल ऑफ रिस्क एक्सपोजर है, प्राइसिंग डिसीजंस बेटर हो रहे हैं, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और रिस्क ट्रांसफर डिसीजंस जो है वो भी हम यहाँ पर ले पाएंगे। तो हमने ये भी देख लिया था कि तीनों ही हमारे करेक्ट रहेंगे। रिवॉर्ड अगर हमें करना है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, तो वो क्या रहेंगे? हमें कम रिस्क कैपिटल की जरूरत होगी, कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी ऑपरेशंस में, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन होगी। तो सभी हमारे आंसर्स बन जाएंगे। अब ये एक केस स्टडी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 4 है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी 4 है, इम्पैक्ट जो है इंटरनल कंट्रोल्स का वो आपका 0% है। तो 1 माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क आपको बतानी है कि कितनी होगी। कुछ इशू है ना इसमें, यहाँ पर 100% अगर होता आपका तो 1% माना जाता, तो ये 0 आता। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल 0 नहीं होगा, कुछ और आंसर होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका आंसर आ पाएगा 4, अदरवाइज तो नहीं आ पाएगा। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि इंटरनल कंट्रोल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अकरेंस होने के यहाँ पर ये है, और ये वाला बस थोड़ा सा यहाँ पर 0 वाला पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। आगे आते हैं, बीटा फैक्टर फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस अंडर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच कितना है?
बीटा फैक्टर कितना था कॉर्पोरेट के लिए? 18% था, याद रखना, ठीक है। 15% आपका कमर्शियल के लिए था और आई थिंक एसेट वाले के लिए था। डैश इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बैंक्स असेसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज अगेंस्ट ऑलरेडी लिस्टेड मेन्यू ऑफ पोटेंशियल ऑपरेशन रिस्क वीकनेस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि बैंक अपनी ही खुद की असेसमेंट कर रही है, उसके खुद के ऑपरेशंस की, एक्टिविटीज की, और देख रही है कि जो हमने एक ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है पोटेंशियल ऑपरेशन रिस्क वीकनेस की, उसमें हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये है आपका रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट। ओके, चलिए ये आपका ऑपरेशन रिस्क दैट इज यूनिट 16 भी आज कंप्लीट हो गया। बेसिकली आपके यहाँ पर अब बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका हाफ सिलेबस जो है ना कवर हो गया। इसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स एज सच रहेंगी नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक अभी पहुंच गए हो। चलिए अब हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो एटलीस्ट लाइक कर देना, कमेंट में बताना अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।